The Lelland Top Show is brought to you by Infinix Hot 10s. And the state-of-the-art camera. अब पूछोगे कैमरा क्या बात है, वीडियो में भी पोर्ट्रेट मोड 48 MP ट्रिपल कैम और 90 हर्ट्ज एक्स्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले के साथ Infinix Hot 10s starting at just ₹9,999. Sale starts 27th May only on Flipkart. अब रुकना नहीं. नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप लल्लन टॉप शो देख रहे हैं। क्या हमारी और आपकी सरकारें हमारे और आपके व्हाट्सएप मैसेज पढ़ना चाहती हैं? क्या व्हाट्सएप हमारे और आपके मैसेज पढ़ना चाहता है, उनका अपने ढंग से इस्तेमाल करना चाहता है? क्या फेसबुक पर हमारी और आपकी पहचान सुरक्षित है? क्या कोई चुंगी लगाने पर आमादा तो नहीं है? कभी कंपनी, कभी सरकार, तो कभी क्रिमिनल। और ट्विटर का क्या, जहाँ पर कोई मीडिया है तो कोई मैनिपुलेटेड मीडिया है तो कोई टूल किट है। कुल मिलाकर बात यह है कि सरकारें और कंपनियां आपस में रस्साकशी कर रही हैं, ख़ास तौर पर फेसबुक, जिसकी एक और कंपनी है व्हाट्सएप, जिनका हम दोनों लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब हम और आप, और इसके अलावा ट्विटर। तो ये जो लट्ठम लट्ठा चल रहा है, इसके मायने क्या हैं? और जो एक सुर्गा चल रहा था 2 रोज़ पहले कि ट्विटर इत्यादि बंद हो जाएंगे, उसमें कितनी सच्चाई है, इसके बारे में आज लल्लन टॉप शो में विस्तार से बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि भारत में कोरोना के जो केस बताए जा रहे हैं, मृत्यु का जो आंकड़ा दिया जा रहा है, वो कितना सही है, और अमेरिका के एक अखबार ने ऐसा क्या आंकड़ा दे दिया कि खलबली मची हुई है। लेकिन शो में सबसे पहले दिन का वीडियो। डॉक्टर ने बोला किसी नेता या किसी विधायक से बात कराओ, जब जाके आपको बेड मिलेगा। और वेंटिलेटर और आईसीयू तो खाली पड़ा था, पर दिया नहीं हम लोगों को। हम लोगों ने बहुत बोला पर हमें नहीं दिया कि विधायक या किसी राजनेता का फ़ोन कराओ, जब जाके आपको मिलेगा। हम दिल पर कहाँ से फ़ोन बात कराते हैं, हम जानते नहीं किसी को। बस आपने तस्वीर भी खींची खाली वेंटिलेटर को, डॉक्टर को दिखाया? जी बिल्कुल। मैं खुद अंदर आईसीयू में गया, उसकी फ़ोटो ली, उसके बाद डॉक्टर को आके दिखाई, तब भी डॉक्टर नहीं माना। क्या कहा आपने? उसने कहा किसी नेता का, किसी विधायक का नंबर हो तो उसको फ़ोन करो, आपका काम हो जाएगा। बाकी हमारे किसी का नंबर नहीं था, मैं किसी को कॉल नहीं करा पाया। जिस रूम में वो बैठते थे उसका ताला लगा के चले गए वो लोग। जिस रूम में डॉक्टर लोग बैठते हैं, 9 नंबर कमरा है, उसके अंदर दोबारा गए थे, वहाँ तो ताला लगा दिया था उन्होंने, डॉक्टर ने, वहाँ से चले गए थे, और रात वाले डॉक्टर। और फिर वेंटिलेटर के अभाव में ही माँ की डेथ हो गई? फिर वेंटिलेटर नहीं मिला था, उस कारण मम्मी की एक्सपायर हो गए। हमने काफ़ी बोला उनसे वेंटिलेटर के लिए, पर उन्होंने दिया नहीं। ये वीडियो कोटा का है। 60 साल की वीणा देवी कोरोना से बीमार थी, एमबीएस अस्पताल में भर्ती थी। डॉक्टर ने बेटे से कहा तबीयत ज़्यादा खराब है, वेंटिलेटर पर लेने की ज़रूरत है। वीणा देवी के बेटे का कहना है कि उन्होंने आईसीयू इंचार्ज से बेड के लिए बात की, बेड खाली था, पर उन्हें मना कर दिया गया। बेटे ने खाली आईसीयू बेड की फ़ोटो खींचकर इंचार्ज को दिखाई तो बोले बेड तो खाली है, लेकिन ये वीआईपी है, तुम्हें नहीं मिल सकता। आधी रात को किसी विधायक और मंत्री का फ़ोन आया तो कहाँ से बेड दूंगा? अगर तुम उनका फ़ोन करवा दो तो दे दूंगा। मजदूरी करके परिवार चलाने वाला बेटा किसी बड़े नेता को नहीं जानता था। अस्पताल में दौड़ भाग करता रहा। आधे घंटे बाद वीणा देवी का निधन हो गया। इस पूरी घटना पर रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपना विरोध जताया, अस्पताल प्रशासन से शिकायत की, और प्रशासन ने कहा ये वीआईपी नहीं बल्कि नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए रखा था। बलिहारी जाऊं मैं इस कपटी मानसिकता पर, इस मासूमियत पर। इस मौत के बाद कहा गया कि निर्देश दिया गया है बेड को खाली रखने के बजाय ज़रूर देना चाहिए था। ये राजस्थान की स्थिति है, देश के और राज्यों की भी ऐसी ही स्थिति है। हमारी और जान की, आपकी यही कीमत है। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी में आंकड़े, कोरोना के आंकड़े, सरकारी आंकड़े। बीते 24 घंटे में संक्रमण के कुल 2,11,298 नए मामले सामने आए। 3,487 लोगों की मौत हुई और 2,83,135 लोग इस बीमारी से ठीक हुए। ये वाला आंकड़ा पढ़ते वक्त मुझे सबसे ज़्यादा राहत लगती है। दूसरी सुर्खी में बात वैक्सीन की। अगर किसी ने 2 अलग अलग वैक्सीन के डोज ले लिए, मतलब पहला किसी का, दूसरा किसी का, तो स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है तो कोई दिक्कत नहीं है। जी, आपने सही सुना, भले ही वैक्सीन अलग अलग तर्कों से बनी हो, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कोई दिक्कत नहीं।
आज स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल से पूछा गया कि यूपी में एक शख्स को गलती से 2 अलग अलग वैक्सीन लग गई, पहली डोज अलग दूसरी अलग। तो वीके पॉल ने कहा प्रोटोकॉल साफ है, दोनों डोज एक ही वैक्सीन की लगनी चाहिए, लेकिन अगर किसी को भूलवश लग गई तो दिक्कत नहीं है। भाई साहब और बहन जी, आप ऐसी भूल मत करिएगा, बिल्कुल जांच लीजिएगा कि जो आपको पहली डोज लगी है वही दूसरी लगे। बाकी इसके जो वैज्ञानिक पहलू हैं उस पर हम अपने सेहत कार्यक्रम में विस्तार से बात कर चुके हैं, फिर करेंगे। तीसरी सुर्खी दिल्ली हाई कोर्ट से। यहाँ जस्टिस हैं विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह। इनकी बेंच ने आज केंद्र सरकार से कहा कि ब्लैक फंगस के इलाज में जो दवाई इस्तेमाल हो रही है जिसका नाम है एम्फोटेरिसिन बी, इस पर इतनी ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी क्यों लगाई गई है, क्योंकि इस ड्यूटी को लगाने से कीमत बढ़ रही है। कोर्ट ने कहा कि ये दवा लोगों की म्यूकरमाइकोसिस से जान बचाने में हेल्प कर रही है, काम आ रही है। इस बीमारी से देश में हज़ारों लोग पीड़ित हैं। तो हाईकोर्ट का कहना है कि जब तक देश में दवा की किल्लत है, इंपोर्ट ड्यूटी माफ़ कर दो। नरेंद्र मोदी सरकार को ऐसा करना चाहिए, हमें भी लगता है अपनी सीमित समझ में। चौथी सुर्खी लक्षद्वीप वाले मसले को लेकर। इसके प्रशासक पूर्व भाजपा नेता प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, उनके कुछ फैसलों के बाद लगातार विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। कई विपक्षी नेताओं ने खुलकर प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को हटाने की मांग की। कांग्रेस नेता वायनाड से सांसद राहुल गांधी, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी, कहा कि आप दखल दें, प्रधानमंत्री सुनिश्चित करें कि इस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक प्रफुल्ल के आदेशों को वापस लिया जाए। लक्षद्वीप में विवाद क्या है, 5 बातें हैं मेन। हमने विस्तार से बताई है ललन टॉप पर, लेकिन ये शो है तो दोबारा बताएंगे। पहला विवादित मसौदा है लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियम, LDAR विनियमन। इसे जनवरी 2021 में पेश किया गया। मसौदा प्रशासक को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जुड़े कामों के लिए स्थानीय बाशिंदों को उनकी जगह या ज़मीन से हटाने या कहीं और विस्थापित करने की ताकत देता है। किसी भी तरह की अचल संपत्ति को विकास कार्य के लिए दिया जा सकता है। दूसरी बवाल की जड़ पासा। क्या है फुल फॉर्म? प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को सरकार 1 साल के लिए हिरासत में रख सकती है बिना कोई सार्वजनिक जानकारी जारी किए। तीसरा पंचायत अधिसूचना का मसौदा, जिसके मुताबिक किसी भी 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति को पंचायत सदस्य के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा। चौथी वजह लक्षद्वीप पशु संरक्षण विनियमन 2021, इसका मसौदा है जिसे 25 फरवरी को जनता की प्रतिक्रिया लेने के लिए जारी किया गया। इसके मुताबिक किसी भी जानवर को मारना बहुत मुश्किल हो सकता है। किसी भी पशु को मारने से पहले उसका फिटनेस सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। इसकी धारा 5(2) के अनुसार यदि पशु गाय का बछड़ा और बैल है तो फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। इन 3 जानवरों के अलावा कोई भी अन्य जानवर जिसका इस्तेमाल कृषि कार्यों, प्रजनन या दूध देने और बच्चा पैदा करने के लिए होता है, उसका भी फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। ये भी उल्लेख किया गया कि इन पशुओं को मारने के लिए कहीं और ले जाना भी सख्त मना है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया गया तो फिर उस पर कार्रवाई होगी और सबसे पहले तो उसे ये प्रमाणित करना होगा कि हम मारने के लिए इस जानवर को ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे थे। इसके अलावा लक्षद्वीप में शराब की बिक्री पर से भी रोक हटा दी गई है, जिसके बाद ये सब बवाल सामने आया। राहुल गांधी ने कहा कि ये बदलाव लक्षद्वीप के स्थानीय समुदाय के सांस्कृतिक और धार्मिक ताने बाने पर हमला है। इससे पहले केसी वेणुगोपाल, ये भी कांग्रेस के नेता है, महासचिव, उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखकर प्रशासक को वापस बुलाने की मांग की थी। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबर की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया कंपनियों और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के बीच चल रही रस्साकशी की। ये कंपनियां हैं फेसबुक और ट्विटर। संघर्ष का कारण, समस्या का निवारण कैसे होगा, सब पर बात। पर सबसे पहले हालिया अपडेट। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, इसने 25 मई को नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। व्हाट्सएप ने कहा कि भारत सरकार जिन नियमों को मानने के लिए हमें बाध्य कर रही है, वो नियम यूजर की प्राइवेसी यानी निजता के खिलाफ जाते हैं। दरअसल केंद्र सरकार के नए IT रूल्स, इसका सेक्शन 4 और इसका दूसरा काजा कहता है कि सोशल मीडिया कंपनियों को किसी पोस्ट या संदेश के ओरिजिन के बारे में जानकारी देनी होगी, यानी कौन सी पोस्ट सबसे पहले किस यूजर ने कब लिखी, इसका पूरा बही खाता पेश करिए। इसके लिए केंद्र सरकार ने सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच एक इंटरमीडिएरी नियुक्त करने का भी प्रावधान रखा है और इसी के खिलाफ व्हाट्सएप कोर्ट पहुंचा। व्हाट्सएप का कहना है कि उसके प्लेटफॉर्म पर मैसेज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं, यानी इन मैसेजेस को ना तो व्हाट्सएप देख पढ़ सकता है ना ही कोई और। अगर सरकार का नया नियम माना जाए तो इस इनक्रिप्शन को खत्म करना होगा और ऐसा होने से प्लेटफॉर्म पर से लोगों का भरोसा खत्म हो जाएगा। व्हाट्सएप ने यह भी कहा
कि अगर मैसेज का ओरिजिन सामने रखा जाए तो इससे फ्री स्पीच को खतरा पैदा होगा। पत्रकारों और दूसरे एक्टिविस्टों के खिलाफ बदले की भावना के तहत कार्रवाई की जा सकती है। व्हाट्सएप की चिंता इसलिए भी है क्योंकि भारत में उसके पास करीब 400 मिलियन यानी कि 40 करोड़ यूजर हैं। अगर व्हाट्सएप नया नियम मानने पर बाध्य हुआ तो काफ़ी लोग इस प्लेटफॉर्म को छोड़कर अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। अब इस पूरे मसले पर केंद्र सरकार का क्या कहना है? केंद्र सरकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की खबर सामने आते ही केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बयान जारी किया। कहा कि सरकार निजता के अधिकार का सम्मान करती है, लेकिन नए आईटी नियम देश में कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। साथ ही मंत्री जी ये भी बोले कि नए नियमों के बाद से व्हाट्सएप की कार्यप्रणाली पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अपने बयान में केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप पर आरोप भी लगाए। कहा कि अक्टूबर 2018 में जब ये नियम तैयार किए जा रहे थे तो सभी स्टेक होल्डर्स से राय मांगी गई थी। व्हाट्सएप से भी मांगा गया था कि आपका क्या आकलन है। व्हाट्सएप ने राय नहीं दी, अलबत्ता विचार करने के लिए मोहलत मांगी। फिर जब नियम प्रकाश में आए तो व्हाट्सएप ने इसको लागू होने से रोकने के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठाया, ऐसा केंद्र सरकार ने कहा। केंद्र सरकार की दलील है कि व्हाट्सएप अपने यूजर का डेटा अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ साझा कर सकता है, लेकिन कानून व्यवस्था और फेक न्यूज़ को रोकने के प्रयासों के लिए व्हाट्सएप आईटी नियमों को प्रभाव में आने से रोकना चाहता है। अपने बयान में केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि कई सारे देशों ने इनक्रिप्टेड डेटा में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए भांति भांति के नियम जारी किए हैं। हम जो मांग कर रहे हैं वो इन देशों के मुकाबले बहुत कम है। तो अब बात यह है कि व्हाट्सएप जो इंटरमीडियरी अपना तय करेगी वो सरकार को किसी अगर मामले में जो मैसेजेस की ज़रूरत है कि इसको किसने भेजा क्या किया तो वो हासिल कर सकते हैं, ऐसा सरकार चाहती है। इसके अलावा व्हाट्सएप के क्या रिजर्वेशन है? उनका कहना है कि केंद्र सरकार के नियम से ये बात साफ नहीं होती कि किस मैसेज को ट्रेस करने के लिए इस कानून का इस्तेमाल होगा, यानी केंद्र सरकार किस संदेश को फेक न्यूज़ समझेगी या किस संदेश को कानून व्यवस्था के लिए खतरा, इसे तय करने का अधिकार केंद्र के पास होगा। इसके अलावा एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्विटर। उसने भी भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर गंभीर टिप्पणी की है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा कि हम भारत में मौजूद अपने कर्मचारियों की सेफ्टी के साथ साथ अपने यूजर की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए चिंतित हैं। ट्विटर का ये स्टेटमेंट दिल्ली पुलिस की उस कार्रवाई के बाद आया जिसमें पुलिस ने ट्विटर के गुरुग्राम और दिल्ली के लाडूसराय स्थित ऑफिस में आकर रेड की थी, नोटिस सर्व किया था। इससे पहले ट्विटर और केंद्र सरकार में बहस हो चुकी है और इस बहस की शुरुआत होती है किसान आंदोलन से। खबरें बताती हैं कि इस साल जनवरी और फरवरी के महीने में केंद्र सरकार ने ट्विटर से किसान प्रोटेस्ट से जुड़े कुछ ट्वीट हटाने को कहा। केंद्र का तर्क कि ये ट्वीट भ्रामक जानकारियां फैला रहे हैं, हिंसा भड़कने का खतरा है। ट्विटर ने इस आदेश को मानने से इनकार किया। खबरों के मुताबिक केंद्र ने ट्विटर को धमकी दी कि ट्वीट नहीं हटाए तो ट्विटर इंडिया के कर्मचारियों को जेल में डाल दिया जाएगा। कहते हैं कि इस धमकी के बाद ट्विटर पीछे हटा और बाद में ट्विटर ने कहा कि उसने केंद्र सरकार की 95% शिकायतों का निराकरण कर दिया है। तो आपने ट्विटर के आरोप सुने, अब भारत सरकार के दावे भी सुनिए जो उसने प्रेस रिलीज जारी कर किए हैं, जिसमें ट्विटर के आरोपों का खंडन किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि ट्विटर का बयान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर अपनी शर्तों को थोपने का प्रयास है। ट्विटर भारत की कानूनी व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा ट्विटर इंटरमीडियरी गाइडलाइंस में उन्हीं नियमों का पालन करने से इनकार करता है जिसके आधार पर वह भारत में किसी भी आपराधिक दायित्व से सुरक्षित होने का दावा करता है। भारत सरकार ने पूछा है कि जब ट्विटर इतना प्रतिबद्ध होने का दावा करता है तो उसे भारत में अपना मैकेनिज्म सेट करने में क्या दिक्कत है। भारत में ट्विटर के जो प्रतिनिधि हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। ट्विटर का भारत में बहुत बड़ा यूज़र बेस है। ट्विटर भारत से काफ़ी कमाई भी करता है, लेकिन भारत में शिकायत निवारण अधिकारी और मैकेनिज्म सेट नहीं करना चाहता जहां पर इसके यूज़र शिकायत दर्ज करा सकें। अब व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर की इस पूरी बहस के बीच बार बार आईटी नियमावली का जिक्र आ रहा है। हमने इसके सेक्शन 42 का जिक्र तो आपसे पहले ही किया जिसके खिलाफ व्हाट्सएप अदालत में है। और भी कई चीज़ें हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने की कोशिश इस आईटी नियमावली के प्रावधानों में है। इस नियमावली का पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। इन नियमों को लाते हुए आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 25 फरवरी 2021 को बयान दिया था। जोर देकर कहा था कि नया कानून नहीं ला रहे, आईटी एक्ट के तहत कुछ नियम बना रहे हैं। ये नियम गैजेट में छपने के बाद लागू होंगे। अब जो इसमें सोशल मीडिया वाला हिस्सा है उस पर बात करते हैं। सरकार चाहती है कि सोशल मीडिया इंटरमीडियरी
3 अधिकारी नियुक्त करे। पहला, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, ये ध्यान रखेगा कि कंपनी आईटी एक्ट के नियमों का पालन करे। दूसरा, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन, ये अधिकारी 7 दिन 24 घंटे कानूनी एजेंसियों के साथ तालमेल बनाए। और तीसरा, रेजिडेंट ग्रीवेंस अफसर, ये अधिकारी शिकायत निवारण प्रक्रिया का पालन करवाए। इन तीनों अधिकारियों को भारत में रहना होगा। हर महीने कंपनी एक कंप्लायंस रिपोर्ट जारी करे, बताए कि महीने भर में उसके पास कैसी और कितनी शिकायतें आईं, उन पर क्या एक्शन लिया, और फिर हर 6 महीने में भी ऐसी एक कंप्लायंस रिपोर्ट बनाए। इस पूरी नियमावली पर हमने फरवरी में भी ललन टॉप शो किया था विस्तार से। अगर आप वो देखना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 25 फरवरी को नियम आए। कंपनियों को सोचने विचारने के लिए 3 महीने का वक्त मिला, जो 25 मई की रात को पूरा हुआ। खबरें बताती हैं कि मीडिया संस्थानों और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को अब सरकार की तरफ से नियमों का पालन करने के लिए आगाह कर दिया गया है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने तो ऐलान भी कर दिया है कि हम इन आईटी नियमों का पालन करेंगे। लेकिन जानकार बताते हैं कि दिक्कत बस इतनी ही नहीं है। केंद्र ने कहा है कि सोशल मीडिया कंपनियों को एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा कि कुछ खास शब्दों को लेकर कोई भी संदेश या सूचना साझा की जाए तो सिस्टम उस संदेश को अपने आप ही सोशल मीडिया से उतार दे। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के संस्थापक अपार गुप्ता इस पर जो बताते हैं वो आपको सुनना चाहिए। देखिए, मैं इसको इस तरीके से इस नजर से देखता हूँ कि भारत सरकार और व्हाट्सएप दोनों जो हैं वो कहीं ना कहीं गलत हैं। व्हाट्सएप इस केस में सही है कि वो कह रही है कि इस पे हमारी निजता पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एंड टू एंड इंक्रिप्शन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा आप जब भी मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप उसे पढ़ नहीं पाती। सरकार चाहती है कि हर मैसेज जो भेजा जाए व्हाट्सएप पे या किसी और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पे भी, जैसे बहुत लोग अब सिग्नल भी यूज करते हैं, टेलीग्राम भी यूज करते हैं, उसमें आपका फोन का आईडी जुड़ जाए हर मैसेज पे। तो इससे क्या होता है कि जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है वो इसलिए टूट जाती है कि व्हाट्सएप को पता लगने लग जाता है कि आप क्या मैसेज भेज रहे हैं जिनको जा रहा है। ठीक है, तो उनकी बात सही है कि इससे निजता पे पूरा प्रभाव पड़ता है, पर हम ये भी याद करना चाहिए कि कुछ हफ्तों पहले व्हाट्सएप अपनी निजता पॉलिसी जो है, प्रिवेसी पॉलिसी जो है, वो अपडेट कर रहा था और हम सब लोगों को कोई उसने उत्सव भी नहीं दिया, कुछ ऑप्शन नहीं दिया कि हम उसको नजरअंदाज कर ले। हम कह लें कि उस प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से, जिसमें हमारा सारा डेटा वो फेसबुक से शेयर करती, मैसेज डेटा नहीं पर दूसरा डेटा, कि हम व्हाट्सएप कब से इस्तेमाल कर रहे हैं, किन से बात करते हैं, ये नहीं कि क्या बात करते हैं पर किन से बात करते हैं, तो वो सारी चीजें वो फेसबुक के साथ शेयर नहीं करे। तो भारत सरकार की बात इसमें सही है कि व्हाट्सएप भी कोई दूध की धुली नहीं है, पर भारत सरकार की ये बात गलत है कि इंक्रिप्शन नहीं टूटेगी और आपकी निजता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके लिए इस केस में व्हाट्सएप सही है। और एक जो पहला केस हुआ है उसी कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें भारत सरकार बोल रही कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी चेंज जो है वो गलत है, उसमें भारत सरकार सही है। इस पूरी बहस में सोशल मीडिया कंपनियां भी दूध की धुली नहीं है। कुछ दिनों से लोगों के व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि नए नियम से सहमत हो जाइए, प्राइवेसी को कोई खतरा नहीं। फिर भी बहुत सारे लोग भरोसा नहीं कर रहे। उन्हें इस दूसरे किनारे पर भी अपनी निजता को लेकर खतरा महसूस हो रहा है। क्यों? इसका जवाब आप एक्सपर्ट से सुनिए। और इन रूलों में बहुत सारी और भी चीजें हैं। फॉर इंस्टेंस, इनमें यह बोला जाता है कि ऑटोमेटेड इंटेलिजेंस, AI, मतलब एक सिस्टम लगाएंगे आप जिससे आप फिल्टर करेंगे सारे पोस्ट। मतलब अगर कोई शब्द बोल दे तो आपको वो पोस्ट ऑटोमेटिकली टेक डाउन करनी है, पर शब्द तो पूरे सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पता लगता है ना। कभी कभी लोग कुछ पिक्चर भी लगाते हैं पर उसकी निंदा करते हैं, उसका वो ये नहीं करते कि ये पिक्चर सही है और यही पिक्चर जो इमेज मैंने एम्बेड करी अपने ट्वीट में आपको माननी चाहिए। बहुत बारी लोग वॉर्न भी करते हैं एक दूसरे को। तो भारत सरकार कहीं ना कहीं, मैं बोलना चाहता हूं, भारत सरकार कहीं ना कहीं गलत चीजें कर रही है और ये हमें आगे देखना चाहिए। ट्विटर से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इन कंपनियों से आगे देखना चाहिए कि भारत के ऑर्डिनरी यूजर्स, आप और हम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके, बस ये 4.2 हो गया, ऑटोमेटेड इंटेलिजेंस वाला एक फीचर हो गया। क्या आईटी रूल्स में बस यही ऑब्जेक्शनेबल क्लॉजेस हैं पर कि मतलब आप तो लंबे समय से लिखते बहुत कुछ है। मैं खुश हूं आपने मुझसे पूछा। आईटी रूल्स में अगर आप देखें कि 2 विभिन्न हिस्से हैं। पहले हिस्से में तो सोशल मीडिया और दूसरे हिस्से में
ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज जैसे ऑल्ट बालाजी, प्राइम वीडियो, या आप ये भी देखते होंगे नेटफ्लिक्स, तो उनको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के नीचे दबा दिया है, और जैसे टीवी पे सेंसरशिप है वैसी इधर भी आ गई। अब इसमें बहुत सारे विभिन्न हिस्से हैं जो बहुत पेचीदे हैं, पर देखिए टीवी पे जो ब्रॉडकास्ट होता है वो तो बहुत अलग तरीके से देखा जाता है जैसे हम ऑनलाइन स्ट्रीम करते हैं। और दूसरी बात यह है, टीवी की जो रेगुलेशन है वो तो पहले ही अच्छी नहीं है और उसकी वजह से इतनी सेंसरशिप होती है। दूसरा पार्ट जो पार्ट 3 का है, मतलब दूसरा हिस्सा जो है वो है ऑनलाइन न्यूज मीडिया। ऑनलाइन न्यूज मीडिया अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंगूठे के नीचे आ जाता है, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग उसको बोल सकती है कि आप ये न्यूज स्टोरी हटाइए, नहीं तो हम आपकी पूरी वेबसाइट ब्लॉक कर देंगे। तो आईटी रूल्स एक ऐसा अहम रेगुलेशन बनाया है सरकार ने जिससे एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा हर भारतीय के इंटरनेट के एक्सपीरियंस में, कि आप कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे आप सोशल मीडिया यूज करें, चाहे ऑनलाइन शो स्ट्रीम करें, या आप कोई ऑनलाइन पत्रकारिता देखें, जैसे डिजिटल न्यूज पोर्टल काफी हैं अब भारत में। तो क्या ऐसी स्थिति बस भारत में ही सामने आई, या सोशल मीडिया कंपनियों को विदेश में भी इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा? दुनिया के कई देशों ने हिंसा, आतंकवाद, चाइल्ड अब्यूज वाले कंटेंट की निगरानी और नियमन के लिए नियम कानून बनाए हैं। इन्हीं के आधार पर तय होता है कि किस कंटेंट को बैन किया जाएगा, किसे प्रसारण की अनुमति होगी। कुछ देशों का उदाहरण लेते हैं। अमेरिका में टीवी, रेडियो, इंटरनेट आदि पर नियमन के लिए फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन है, लेकिन ऐसी कोई संस्था नहीं जो तय करे कि सोशल मीडिया पर क्या जाना चाहिए और क्या नहीं। ये सेल्फ रेगुलेशन के आधार पर ही अभी चल रहा है, यानी कंपनियां अपने स्तर पर ही अगर कुछ आपत्तिजनक चीज़ फ्लैग की जाती है तो हटा देती हैं। जैसे कैपिटल हिल की हिंसा के बाद हजारों सोशल मीडिया हैंडल बंद किए गए। हालांकि कई विवादित मुद्दों पर सोशल मीडिया कंपनियों के अधिकारियों को संसद में पेश होकर भी सफाई देनी पड़ती है। अब यूरोप की बात करते हैं। ब्रिटेन में लंबे समय से सोशल मीडिया कंपनियों के सेल्फ रेगुलेशन पर सरकार का जोर है। जर्मनी ने 2018 में नेट्सडीजी कानून बनाया जो पूरे देश में 20 लाख से ज़्यादा यूज़र वाली सोशल मीडिया कंपनियों पर लागू होता है। इसमें कंपनियों के लिए किसी आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर शिकायत आने के 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करना अनिवार्य है। इन नियमों के पालन में कमी रहने पर किसी शख्स के लिए 5 मिलियन यूरो और कंपनियों के लिए 50 मिलियन यूरो तक के जुर्माने की व्यवस्था है। जुलाई 2019 में फेसबुक पर एक मामले में 2 मिलियन यूरो का एक जुर्माना लगा भी था। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने आतंकवाद से जुड़े वीडियोस को भी 1 घंटे के भीतर न हटाने पर सख्त कार्रवाई का नियम बनाया है। रूस की बात करें तो रूस में बना इमरजेंसी रूल एजेंसियों को यह अधिकार देता है कि वे किसी आपात स्थिति में वर्ल्ड वाइड वेब को स्विच ऑफ कर सकें। 2015 का डेटा लॉ सोशल मीडिया कंपनियों के लिए अनिवार्य करता है कि रूस के लोगों से जुड़ा डेटा रूस के ही सर्वर में स्टोर करना होगा। चीन की बात करें तो चीन में ट्विटर, गूगल और व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडिया साइट्स हैं ही नहीं, ब्लॉक हैं। इनकी जगह पर चीनी कंपनियों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाए हैं और इन प्लेटफॉर्म पर इनके नागरिक जो कुछ भी लिखते हैं अगर वो सरकार को पसंद नहीं आता है तो उड़ा दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसने 2019 में शेयरिंग ऑफ एबरेंट वायलेंट मटीरियल एक्ट पारित किया था। इसमें नियमों के उल्लंघन पर कंपनियों पर आपराधिक जुर्माना, 3 साल की जेल और कंपनी के ग्लोबल टर्नओवर के 10% तक के जुर्माने की व्यवस्था है। इससे पहले 2015 में आए ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट में आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने के लिए कहने का अधिकार दिया गया था सेफ्टी कमिश्नर को। ये दुनिया भर की बात हो गई। अब देश पर फिर लौटते हैं। बीच का रास्ता क्या हो सकता है? क्या है वो रास्ता कि हमारी निजी जानकारी निजी रहे, देश में कानून व्यवस्था भी बनी रहे, देश में काम कर रहे पत्रकारों या एक्टिविस्टों को कोई दिक्कत ना हो, कोई इस डर में व्हाट्सएप पर अपनी राय जाहिर न करे कि उसके लिए जेल हो सकती है। क्या करना होगा? इस सवाल हमने उन लोगों से पूछा जो इस किस्म की मामलों की कानूनी लड़ाई में शामिल रहे हैं। सुनिए उनके जवाब। See, as far as legalities and constitutionality is concerned, आप भी जानते हैं व्हाट्सएप ने भी जो है इसको ऑलरेडी चैलेंज करा है हाई कोर्ट में। तो अब ये उस स्टेज में पहुंच गया है कि जहां ये बॉल हाथ से निकल चुकी है गवर्नमेंट के भी और सोशल मीडिया के भी। प्रॉब्लम आई इस वजह से क्योंकि ये जो रूल्स बनाए गए उसमें कंसल्टेशन नहीं करा गया। रूल्स का था कि साहब अमेंडमेंट होने वाले हैं, हो रहा है कुछ, बट उसका कंसल्टेशन प्रोसेस जो स्पेसिफिकली इन रूल्स का है वो नहीं हुआ, जो एक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होना चाहिए था। और जो जिस तरह से हुआ बाद में वो ये था कि साहब बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करी गई। तो यहाँ तो
ये होता कि भाई एक ड्राफ्ट रूल सर्कुलेट होते जैसे बहुत सी और चीजों के लिए हुए हैं। अब आईटी एक्ट में या वो सॉरी आपके डेटा प्रोटेक्शन लॉ के लिए जो है कंसल्टेशन चल रहा है, 1 साल हो गया उसको कंसल्टेशन को, उस पर एक जेपीसी बैठी है और उसके बाद अभी भी जो है वो अंडर कंसिडरेशन है। उससे ज्यादा फार रीचिंग मुझे लगता है ये आईटी रूल्स हैं। तो उस पे जो था ड्यू कंसल्टेशन या ड्यू प्रोसेस फॉलो होता और उसके बाद अगर ये लाते तो ज्यादा बेटर रहता। अब खैर वो प्रोसेस खत्म हो चुका, वो तो उससे आगे पानी तो सर से ऊपर से जा चुका है। तो अब ये कोर्ट के उसमें है डोमेन और कोर्ट्स विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू वेदर दीज रूल्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट और नॉट। पर से if you ask me as a legal profession looking at it from the constitutional point of view, they are clearly opposed to the right to privacy as defined under the पुत्तस्वामी judgment। और ये पूरा ऑपोजिट है उसके, जो पुत्तस्वामी जजमेंट कह रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड करा है, उसके अगेंस्ट ये जा रहे हैं। and then that means that they are violating the fundamental rights because right to privacy has been considered a fundamental right now. So it ultimately depends on the interpretation of the courts. That is one process. The other process is that the government, when there was a lot of backlash when they were first introduced, जब ये नोटिफाई हुए थे तो उस वक्त तो काफी बैकलैश हुआ था, काफी क्रिटिसिज्म हुआ था और गवर्नमेंट ने कहा था कि हाँ हम इसमें जो है कुछ कंसल्टेशन देखेंगे और कुछ क्लैरिफिकेशन इशू करेंगे, क्योंकि फैक्ट ये है कि इसमें बहुत एम्बिग्विटी भी है। रूल्स को इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत सी जगह जो है कोई वेग टर्म्स यूज करे गए, क्लैरिफाई करा नहीं गया है और वो ही वाली सिचुएशन है कि ये आईटी एक्ट तो है नहीं, एक एक्ट होता और उसमें क्लैरिफिकेटरी रूल्स आते तो वो फिर भी समझ में आती बात। यहाँ तो ये है कि आपने रूल्स बनाए हैं और उसके लिए अब आप क्लैरिफिकेशन कह रहे हैं कि हाँ साहब हम ये क्लैरिफिकेशन देंगे। तो वे फॉरवर्ड या तो ये है कि गवर्नमेंट इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए कुछ क्लैरिफिकेशन निकाले एटलीस्ट उन एस्पेक्ट्स पे कि जहां वेगनेस है, और जहां तक ये सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज की बात है या ये कि डिक्रिप्शन की बात है, इन एस्पेक्ट्स को गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में रिकंसिडर करना चाहिए और कोई एक वे जैसे कहते हैं जिसको कि बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए कि जिससे जो है गवर्नमेंट का भी कंसर्न टेक केयर हो जाए, इन्वेस्टिगेशन का हो या किसी और चीज का हो, और सोशल मीडिया का कैसा प्राइवेसी का जो है कंसर्न है वो भी कंपैरेटिवली कवर हो जाए। अल्टीमेटली अगर आप देखें तो ये जाएगा तो कोर्ट में ही और वहीं से कोर्ट से ही डिसाइड होगा, और एक बार अगर कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया तब भी यही प्रोसेस गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है, किसी को ऑक्सीजन या अस्पताल में बेड दिलाने से लेकर किसी कलेक्टर की करतूतों के लिए उसको जिम्मेदार ठहराने तक, अपनों की खबर पाने तक, सूचना पहुंचाने तक, सरकार से सवाल पूछने तक, और सरकार के लिए भी अच्छा है कि वो अपनी मंशा, अपनी पॉलिसीज लोगों तक पहुंचाए। लेकिन सब के बीच किसकी नीयत कितनी दुरुस्त है और कौन किस नीयत के साथ कानून बनाना चाहता है, उसको कैसे लागू करेगा, इस पर तो बात होगी। ललन टॉप शो में अब दिन की दूसरी बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस आपस में भिड़े हैं। 26 मई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर का स्क्रीनशॉट ट्वीट किया, साथ में लिखा, आंकड़े झूठ नहीं बोलते, भारत सरकार बोलती है। राहुल के ट्वीट के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उन पर लाशों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि राहुल गांधी दिल्ली से ज्यादा न्यूयॉर्क पर भरोसा करते हैं, कोई धरती के गिद्धों से सीखे कैसा। इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी की दूसरे नेता भी कूद पड़े। ऐसा क्या था न्यूयॉर्क टाइम्स की इस खबर में, बताते हैं आपको। 25 मई को न्यूयॉर्क टाइम्स ने जस्ट हाउ बिग कुड इंडियाज ट्रू कोविड टोल बी टाइटल से एक खबर छापी। इस खबर में न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि कोरोना संक्रमितों और उसकी वजह से जान गंवाने वालों का जो आंकड़ा भारत सरकार की ओर से दिया जा रहा है वो हकीकत से बहुत कम है। अखबार का कहना है, मौत का रिकॉर्ड रखने और व्यापक परीक्षण की कमी के कारण भारत में संक्रमितों की कुल संख्या का पता लग पाना कठिन है, क्योंकि बहुत सारे लोग संक्रमित हुए लेकिन उनका टेस्ट ही नहीं हुआ। एक दिन में सबसे ज्यादा मौत का रिकॉर्ड भारत में दर्ज किया गया, लेकिन यह भी वास्तविक स्थिति से बहुत कम है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसके बाद अपनी खबर में संक्रमितों की संख्या और मौत के बारे में 3 आंकड़े भी दिए। सरकारी आंकड़े जिसके मुताबिक 24 मई तक भारत में कुल 26,94,88,000 मामले दर्ज किए गए, जबकि 3,07,231 लोगों की मौत हुई। और दर्जन भर एक्सपर्ट्स की राय पर तैयार न्यूयॉर्क टाइम्स का पहला आंकड़ा कहता है कि अगर वास्तव से बहुत कम नुकसान लगाएं तो भी 40,42,00,000 केस आएंगे
और 6 लाख लोगों की मौत होगी। ये अगर हम बहुत डिम करें। दूसरा आंकड़ा यानी संभावित परिदृश्य, उसके मुताबिक 53 करोड़ लोग देश में संक्रमित हुए, 16 लाख लोगों की इस बीमारी के चलते मौत हुई। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आकलन है। तीसरा आंकड़ा, अगर सबसे बुरी स्थिति की बात करें तो 70 करोड़ 7 लाख लोग संक्रमित हुए और अब तक 42 लाख लोगों की इस बीमारी के चलते मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना संक्रमितों और मरने वालों के बारे में यह अनुमान लगाने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया क्या? उसने 3 राष्ट्रव्यापी एंटीबॉडी परीक्षणों के डेटा का इस्तेमाल किया। इसे हम सीरो सर्वे भी कहते हैं। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के शरीर में वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी विकसित होती है। सीरो सर्वे में ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया जाता है जिनके शरीर में ये एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है। अखबार ने लिखा है कि भारत ने कोरोना महामारी के दौरान अब तक 3 राष्ट्रीय सीरो सर्वे किए। तीनों में पाया कि संक्रमण की सही संख्या उस समय पुष्ट किए गए मामलों की संख्या से काफी ज्यादा थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस खबर पर भारत सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने रिपोर्ट को निराधार और झूठा बताया। कहा कि मजबूत व्यवस्था है हमारे पास, जिसका पालन राज्य कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, सब जगह सब चंगा सी। हम नहीं जानते कि आकलन किस आधार पर किया गया। तो आपने अखबार की सुनी, सरकार की सुनी, अब ललन टॉप के एक्सपर्ट की सुनिए। And also testing bottleneck. It's very hard to get tested. We all know, particularly in rural areas. So those without testing, no death or illness or hospitalization is really being attributed to COVID. So there is an underreporting which has been inflated in wave 2. So what the numbers that we quoted, 10 to 20 an underreporting factor and 2 to 5 for deaths. So that means that right now India is reporting about 26.5 million cases, but the actual number may be around 260 million, right? So 10 times more, that's what it means. And then the actual number of deaths, it's 300,000 right now, but it could vary between, say, 2 to 5 times. That means 600,000 to about 1.5 million. And these estimates were actually based on wave 1. आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।